तो बेटा कल के लेक्चर में हमने ना स्पेक्ट्रा के बारे में डिस्कस किया था, स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, कुछ न्यूमेरिकल्स उसके देखे थे। आज के लेक्चर में भी आगे हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। फर्स्ट है, रदरफोर्ड एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, तो मैं कह सकता हूँ इट डज नॉट explain the stability of atom। रदरफोर्ड अपने जो उसने मॉडल दिया था एटम का, उसमें एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। क्योंकि देखो कैसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, रदरफोर्ड मॉडल में क्या कहा गया था कि एटम के सेंटर में ना एक हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाहर क्या है, सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं, और उसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ये इलेक्ट्रॉन है। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में क्या बताया गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की बात सुनो, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन शो करता है, ध्यान से समझना, जब भी कभी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन शो करता है, वो क्या करेगा, एनर्जी एमिट करेगा। एनर्जी को क्या करेगा, एमिट। और एनर्जी एमिट कैसे करेगा, कंटिन्यूअस। एक बार रिमाइंड करो, जो थ्योरी मैंने बताई थी ईएम थ्योरी, लाइट का नेचर बताया था, दो तरह का होता है। तो लिमिटेशन तो ये है कि ये एटम की स्टेबिलिटी को नहीं एक्सप्लेन कर पाया था। कैसे नहीं कर पाया था वो समझा रहा हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या कहती है कि जब भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन शो करेगा तो वो एनर्जी एमिट करेगा। और एनर्जी कैसे एमिट करेगा, कंटिन्यूअस, लगातार, डिसकंटिन्यूअस नहीं शो करेगा, ये बताया गया था। अब जैसे इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन दीज आर टू अपोजिट चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो ये इलेक्ट्रॉन ना कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा सराउंडिंग द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। बट जब ये कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा, ध्यान से सुन लेना जो बताया गया है, इसमें क्या होती है कि वेलोसिटी चेंज होती है। वेलोसिटी चेंजेस, वेलोसिटी क्यों बदलती है बेटा, क्योंकि डायरेक्शन बदलती है। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन बदलेगी मूव करने की, तो इसलिए ये मोशन कैसा है, एक्सेलरेटेड मोशन है। ये स्पीड कांस्टेंट रहेगी, बट डायरेक्शन बदलने से इसकी वेलोसिटी क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। तो इसमें ये मोशन कैसा रहेगा, एक्सेलरेटेड मोशन रहेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना न्यूक्लियस के बाहर जिस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन शो कर रहा है, और एक्सेलरेटेड मोशन में ये एनर्जी एमिट करेगा। ईएम थ्योरी में बताया गया है, ईएम थ्योरी में बताया गया जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन शो करेगा तो एनर्जी छोड़ेगा। और एनर्जी कैसे छोड़ेगा, कंटिन्यूअस। यही बात मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ कि जो ये इलेक्ट्रॉन है चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन शो कर रहा है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी बदल रही है, स्पीड कांस्टेंट है। तो क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एमिट करेगा, एनर्जी छोड़ेगा, और एनर्जी छोड़ेगा तो इसकी एनर्जी कम होती रहेगी। और एनर्जी जैसे जैसे कम होती रहेगी, ये स्पाइरल पाथ फॉलो करेगा और न्यूक्लियस के नज़दीक आता रहेगा, एंड अल्टीमेटली विल फॉल इनटू न्यूक्लियस। यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फॉल इनटू न्यूक्लियस। तो इसका मतलब क्या बेटा, एटम क्या हो जाएगा, एटम कोलैप्स हो जाएगा। इसका मतलब मैटर स्टेबल नहीं है, बट मैटर तो स्टेबल होता है और एटम भी स्टेबल होता है। तो इसका मतलब जो रदरफोर्ड था अपने मॉडल में एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ये इसकी फर्स्ट लिमिटेशन हो जाती है। सेकंड लिमिटेशन हम देखेंगे रदरफोर्ड मॉडल की। सेकंड लिमिटेशन है, देखो हम लाइन स्पेक्ट्रा पढ़ के आए हैं। लाइन स्पेक्ट्रा जो कि डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा था, ध्यान करो पीछे स्पेक्ट्रा जो कराया था, एमिशन स्पेक्ट्रा दो तरह का था, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा एंड लाइन स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स एलिमेंट बनाते हैं, यानी हर अलग अलग एलिमेंट का लाइन स्पेक्ट्रा अलग अलग होता है।
तो लाइन स्पेक्ट्रा तब एक्सप्लेन करा जाता है जब कोई सोर्स लाइट का एमिट करता है डिसकंटिन्यूअस। अगर कंटिन्यूअस लाइट एमिट करता रहेगा फिर कोई एलिमेंट लाइन स्पेक्ट्रा या कोई सोर्स है जो रेडिएशन एमिट करता है वो लाइन स्पेक्ट्रा शो नहीं करेगा। तो इसलिए जो रदरफोर्ड का मॉडल है ये लाइन स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, क्योंकि रदरफोर्ड का मॉडल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के बेस्ड है, जिसमें ये कह रहा था कि कोई सोर्स एनर्जी एमिट कैसे करेगा, कंटिन्यूअस करेगा, डिसकंटिन्यूअस नहीं करेगा। तो सेकंड लिमिटेशन क्या है, इट डज नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट्स। बेटा लाइन स्पेक्ट्रा तब बनेगा जब कोई सोर्स लाइट का रेडिएशन एमिट करेगा और डिसकंटिन्यूअस करेगा, क्योंकि वेव थ्योरी में तो ये बताया गया ना कंटिन्यूअस लाइट एमिट करेगा, तो लाइन स्पेक्ट्रा नहीं शो करेगा। तीसरी बात यह है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर जो है सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं, इन सर्कुलर ऑर्बिट्स में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे और उनकी एनर्जी कितनी कितनी होगी, इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी, वो अगले मॉडल में एक्सप्लेन की गई है। तो दिस मॉडल कौन सा, रदरफोर्ड मॉडल, डज नॉट एक्सप्लेन या डू नॉट एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है, बंटवारा, कैसे बांटे जाएंगे वो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दी एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसमें, जो न्यूक्लियस के बाहर सर्कुलर ऑर्बिट दिखा रखे, यानी कि ना भाई पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, नेक्स्ट में कितने, इनका कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताया था, और उनकी एनर्जी कितनी कितनी होगी इसके बारे में भी कुछ नहीं बताया था। तो इन लिमिटेशन को हम नेक्स्ट मॉडल में समझेंगे, जो कि बोहर मॉडल है। तो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट बोहर मॉडल ऑफ एटम। बोहर मॉडल ऑफ एटम नेक्स्ट मॉडल आ गया आपका तीसरा। पहला था थॉमसन मॉडल, दूसरा था रदरफोर्ड मॉडल। अब देखो बोहर मॉडल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको नील्स बोहर ने दिया था, तभी इसको हम बोल रहे हैं। और ध्यान रखना बोहर मॉडल जो हम पढ़ेंगे ये हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन एटम के लिए एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज का क्या मतलब है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये बोहर मॉडल है फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। इस बोहर मॉडल के मेन पॉइंट्स हम पढ़ेंगे थ्योरी के, मेन पॉइंट्स ऑफ थ्योरी। इसको ध्यान से समझना भाई, स्कूल में इसके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है रदरफोर्ड, कि एटम के सेंटर में ना एक हैवी न्यूक्लियस है। एटम के सेंटर में क्या है, एक हैवी न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाहर बहुत सारे ऑर्बिट्स हैं, सर्कुलर ऑर्बिट्स, जिनकी एनर्जी अलग अलग है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो जाता है। और इन ऑर्बिट्स को जैसे नाम भी दिए भाई, ये पहला ऑर्बिट हो गया, दूसरा है, तीसरा है, ऐसे फोर्थ ऑर्बिट है। जैसे 9th 10th में भी आप पढ़ के आए हो, इनको नाम दिए गए हैं, KSL हो गया, L हो गया, M हो गया और N हो गया। इस तरह से नाम भी हम देते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि एटम के सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, और न्यूक्लियस के बाहर क्या हैं, न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है एटम हैव स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। ये फर्स्ट पॉइंट हो जाता है किसका, बोहर मॉडल ऑफ एटम। आगे चलते हैं, बड़ा आसान सा है। न्यूक्लियस है, हैवी है, पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस के बाहर बहुत सारे सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं जिसकी एनर्जी अलग अलग हो जाती है। इसको आगे बढ़ाते हैं। सेकंड पॉइंट थ्योरी का सेकंड पॉइंट क्या कहता है बेटा, कि न्यूक्लियस के बाहर मुझे बहुत सारे ऑर्बिट्स हैं, इनको एनर्जी लेवल बोला गया है, स्टेशनरी स्टेट। मैं कह रहा हूँ ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर ये क्या है,
ऑर्बिट्स जिसको ऐसे नाम दे रखा है, जैसे के एस एल हो गया, एल है, एम है, एन है, ऐसे बोल रखा है इनको। तो न्यूक्लियस के बाहर जो ये बहुत सारे सर्कुलर ऑर्बिट्स है, इनको एनर्जी लेवल बोला गया या स्टेशनरी स्टेट बोला गया। यानी कि देर आर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्बिट्स सराउंडिंग न्यूक्लियस called energy levels or stationary states। एनर्जी लेवल या स्टेशनरी स्टेट्स बोला। एनर्जी लेवल का क्या मतलब है कि बेटा एनर्जी के लेवल बने हुए हैं, जैसे कि ये फर्स्ट लेवल है, ये सेकंड लेवल है, ये थर्ड और ये फोर्थ है। एनर्जी के लेवल है अलग अलग, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, इनकी एनर्जी अलग अलग है, एनर्जी के लेवल बने हुए हैं। पहला ऑर्बिट की एनर्जी अलग है, दूसरे ऑर्बिट की अलग है, तीसरे ऑर्बिट की अलग है, फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी अलग है, और इनको आप कैलकुलेट भी कर सकते हो मैथमेटिकली। स्टेशनरी स्टेट का क्या मतलब है? यहाँ स्टेशनरी स्टेट से मतलब समझना, ये जो लिखा है स्टेशनरी स्टेट, स्टेशनरी स्टेट का मतलब है एनर्जी जो है ना, एनर्जी फिक्स है। मतलब पहले ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है, दूसरे की फिक्स है, तीसरे की, फोर्थ की, अलग अलग एनर्जी, इनकी एनर्जी फिक्स है। स्टेशनरी का वर्ड का मतलब यहाँ ये नहीं है कि न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है, मूव कर रहा है। स्टेशनरी का मतलब ये नहीं है कि बेटा इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है, मूव कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में। स्टेशनरी का मतलब ये है यहाँ पे कि इन अलग अलग ऑर्बिट की एनर्जी अलग अलग है, वो फिक्स है, बदलेगी नहीं, बार बार चेंज नहीं होगी। जैसे इस ऑर्बिट की एनर्जी जो है ना वो ही रहेगी, फिक्स है, इसकी एनर्जी जो है वो फिक्स रहेगी, इसकी एनर्जी जो है वो फिक्स रहेगी, इसकी एनर्जी जो है वो फिक्स रहेगी। अब जो इन अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, तो ये जो ये ऑर्बिट है इसका रेडियस क्या हो जाएगा, जैसे ये ऑर्बिट है इसका रेडियस क्या हो जाएगा, ये ऑर्बिट है इसका रेडियस क्या हो जाएगा, और इन ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वो मैथमेटिकली हम निकालेंगे, उनके फार्मूले देखेंगे। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है कहाँ पे, ऑर्बिट में, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, रेडियस क्या होगा किसी ऑर्बिट का, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी, ये हम मैथमेटिकल फार्मूले देखेंगे। इसमें कैसे इसको निकालेंगे, जैसे मैं फर्स्ट कह रहा हूँ एनर्जी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। भाई कौन सा ऑर्बिट है, पहला ऑर्बिट है, दूसरा है, तीसरा है, तो इसके लिए फार्मूला देखो भाई। एनर्जी किसी भी ऑर्बिट में ये फार्मूले से रिप्रेजेंट करेंगे। n का क्या मतलब है, nth ऑर्बिट, भाई पहला है, दूसरा है, तीसरा, ई क्या है, एनर्जी, डैट इज इक्वल टू -2π² me4 z² n²/h²। ये फार्मूला हो जाता है। अब देखो यहाँ पे किस किस चीज़ की वैल्यू कांस्टेंट है बेटा, 2π की वैल्यू कांस्टेंट है, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो यहाँ बदलेगा तो क्या बदल सकता है, Z बदल सकता है, और Z क्या है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर तो अलग अलग हो सकता है, और ऑर्बिट का नंबर भी अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ En मतलब एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल टू -RH/n² इंटू z²। ये फार्मूला बन गया भाई। और यहाँ पे RH क्या है, RH रिडबर्ग कांस्टेंट है, जैसे आपको बताया, इसकी वैल्यू मैं आपको आगे बता रहा हूँ। देखो ये जो फार्मूला है, एनर्जी किसी भी ऑर्बिट में, इसका फार्मूला है -2π, नेगेटिव वैल्यू होती है किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, 2π² me4 z² n²/h²। 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, z क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ एनी एटम, जैसे हाइड्रोजन का 1 हो गया, हीलियम का 2 हो गया, लिथियम का 3 हो गया। n क्या है, ऑर्बिट का नंबर, जैसे n आपका 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है।
तो इन सब की वैल्यू जो है मैं आगे आपको बता रहा हूँ, इसको दोबारा लिख रहा हूँ एक बार। जैसे मैंने लिखा है एनर्जी इन nth ऑर्बिट इज इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर m, और ये आपका है z स्क्वायर e की पावर 4 n स्क्वायर h स्क्वायर। तो इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एनर्जी nth ऑर्बिट माइनस आर एच बाय एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, आप ऐसे लिख सकते हो। अब आर एच की वैल्यू क्या होगी इसमें? आर एच की वैल्यू होगी या तो भाई जैसे इसमें आर एच की वैल्यू होगी 2.18 इंटू 10 की पावर -18 जूल पर एटम, एक एटम के लिए इतनी एनर्जी। या आर एच की वैल्यू जैसे होगी कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये इनकी वैल्यू हो सकती है। तो ये क्या है? रिडबर्ग कांस्टेंट है। तो मैं एनर्जी किसी भी ऑर्बिट में कैसे लिखूंगा? एनर्जी किसी भी ऑर्बिट में लिखूंगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ -2.18 इंटू 10 की पावर -18। अच्छा ये 2.18 ये कहाँ से आया? यहाँ से सोल्व करने से आया है, आर एच की वैल्यू है। और आर एच कहाँ से निकाला? यहाँ से निकाला भाई, यहाँ से मैंने आर एच निकाला है। इन सब की वैल्यू जो ये सर्कल कर दिया ना, इनकी वैल्यू पुट करके ये आर एच की वैल्यू आ गई। और इसकी वैल्यू कितनी है? तो इतनी हो सकती है, या इसकी वैल्यू ये होगी। तो मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पे बाय एन स्क्वेयर इंटू जेड स्क्वेयर। जैसे कि जेड अगर 1 हो जाए तो ये तो हाइड्रोजन नहीं हो गया, तो मैं कहूँगा एनर्जी nth ऑर्बिट -2.18 इंटू 10 की पावर -18 बाय एन स्क्वेयर जूल पर एटम। या ये मैं कहूँगा कि एनर्जी nth ऑर्बिट -13.6 बाय एन स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी या जूल में एनर्जी, आप ऐसे फार्मूले इसमें बनाओगे, यानी कि ये फार्मूले आपके हो जाते हैं। या अगर किलो जूल में कहोगे तो मैं कहूँगा कि एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल टू -1312 बाय एन स्क्वेयर जेड स्क्वेयर, यही फार्मूला यूज़ करोगे। तो किसी भी ऑर्बिट में आप एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे अगर मैं ये कहूँ, इसमें देखना एनर्जी की वैल्यू आप निकाल सकते हो इसमें किलो जूल में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। जैसे कि अगर किलो जूल में अगर निकालने के लिए कहे कि एनर्जी मैं कहूँ कि फर्स्ट ऑर्बिट में, एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट, तो मैं क्या कहूँगा? एन की वैल्यू कितनी पुट कर दी? 1। और हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो मैं लिखूँगा -1312 किलो जूल पर मोल, ये हो जाएगी। और एनर्जी सेकंड ऑर्बिट की निकालो तो कितनी हो जाएगी भाई? तो यहाँ पे 2 पुट करना है, एन की वैल्यू कितनी? 2। तो ये हो गया -1312 बाय 4। तो ये वैल्यू जैसे आपकी बेटा आ गई -328 किलो जूल पर मोल। अब आप देख के बताना भाई, -328 बड़ा होता है कि बेटा ये -1312 किलो जूल बड़ा होता है? कौन सी वैल्यू बड़ी है? ये वैल्यू बड़ी है। इसका मतलब ये हो जाता है कि दूसरे ऑर्बिट की एन की वैल्यू जब 2 होगी, मतलब ये आपके पास न्यूक्लियस है, ये आपके पास फर्स्ट ऑर्बिट है, ये आपके पास सेकंड ऑर्बिट है, ये आपके पास थर्ड ऑर्बिट हो जाता है। तो कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होगी? पहले की कितनी है? जैसे किलो जूल में इतनी है, 1312 किलो जूल। दूसरे में कितनी है? -328 किलो जूल। तीसरे में थोड़ी और नहीं बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब कंक्लूजन ये है बेटा, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। ये कंक्लूजन है। तो ये कंक्लूजन मैं नेक्स्ट पेज पे लिख भी देता हूँ। तो आप ये कहोगे कि एज वी मूव अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी? बढ़ती रहेगी। फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आ जाता है आपका रेडियस का, यानी कि जैसे न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के बाहर क्या है? ऑर्बिट हैं। इन ऑर्बिट का अगर आपको रेडियस निकालने के लिए बोल दिया जाए तो रेडियस हम निकाल सकते हैं। जैसे भाई ये फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है, ये सेकंड ऑर्बिट का रेडियस हो जाए, और ये जैसे आपके पास थर्ड ऑर्बिट का रेडियस हो गया, ये देखो। तो अगर आपको रेडियस निकालना है किसी भी ऑर्बिट का, तो उसके लिए मैं फार्मूला बता रहा हूँ। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट
एन क्या है, किसी भी ऑर्बिट, जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड है, थर्ड है, इनकी वैल्यू पुट कर दो, पहला दूसरा है तीसरा, डैट इज इक्वल टू, इसका फार्मूला देखो, एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर बाय 4 पाई स्क्वेयर एम जेड स्क्वेयर। एच क्या है बेटा, यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट सबका पता है आपको, 4 पाई कांस्टेंट है, एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जेड क्या है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, और ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब ये तो आपके पास फार्मूला हो जाता है। जैसे इन सब की वैल्यू पुट कर दो, किस किस की, एच की, 4 पाई की, एम की, जेड को यहाँ पे छोड़ दो, ई स्क्वेयर, इन सब की वैल्यू पुट कर दो आप, तो ये जो फार्मूला बन जाता है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल टू ए नॉट इंटू एन स्क्वेयर बाई जेड, ये फार्मूला हो जाता है। और ए नॉट किसके इक्वल है, ए नॉट इक्वल है एच स्क्वेयर बाय 4 पाई स्क्वेयर एंड एम ई स्क्वेयर। देखो यहाँ पे जो सर्कल किया था मैंने इसको, ए नोट की ये वैल्यू है, इन सब की वैल्यू पुट करके मैंने ए नोट बनाया है, और जो ए नोट की वैल्यू है ये है भाई 0.529 एंगस्ट्रॉम, और एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम कितना होता है बेटा, 10 की पावर -10 मीटर होता है। यानी कि मैं ये कहूँगा रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वेयर बाय जेड, ये हो जाता है। एन क्या है यहाँ पे बेटा, ऑर्बिट का नंबर, देखो ये एन क्या है, ऑर्बिट है, और जेड क्या है यहाँ पे, एटॉमिक नंबर है। तो ये जो आ गया ना आपके पास ए नोट, ये ए नोट फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है, ए नोट इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, यानी कि जो ये है ना, जो फर्स्ट ऑर्बिट है आपका, ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस, अच्छा सेंटर से ले हो गया आप इसकी दूरी, तो ए नोट क्या है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ए नोट इज सेंटर से लेके इस पहले तक, यहाँ तक की दूरी, सेंटर से लोगे ये डिस्टेंस, और ये भी डिस्टेंस आप सेंटर से लोगे, तो ए नोट क्या है बेटा, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, जो पहला ऑर्बिट है ना, इसका जो रेडियस है वो कितना है, 0.529 एंगस्ट्रॉम है। तो इस ए नोट को, जो कि फर्स्ट ऑर्बिट है, इस ए नोट को बोहर रेडियस भी बोला जाता है, बोहर रेडियस। तो किसी भी ऑर्बिट का रेडियस निकालना तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे हम, ये देखो ये वाला 0.529 इंटू एन स्क्वेयर बाई जेड, ये तो आपको ओवरऑल बताया था, एच की 4 पाई स्क्वेयर, जेड की वैल्यू सॉरी ई की वैल्यू पुट करें, यानी एच स्क्वेयर 4 पाई, ये जो वैल्यू पुट करें तो ये नोट आया, ये नोट क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है, तो ये फार्मूला यूज़ करोगे न्यूमेरिकल में आप। तो बोर मॉडल हम यूज़ करके किसी भी ऑर्बिट का रेडियस भी हम निकाल सकते हैं कितना होगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि जो आपके पास फार्मूला बना, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल टू ए नोट इंटू एन स्क्वेयर बाई जेड, ये जैसे, तो अगर मैं कहूँ कि n की वैल्यू 1 हो जाए, तो n की वैल्यू 1 हो जाए तो रेडियस फर्स्ट ऑर्बिट का कितना होगा भाई देखना, और z भी 1 हो जाए, तो बेटा ये नहीं हो गया आपके पास 0.529 एंगस्ट्रॉम हो गया। और n की वैल्यू अगर 2 हो जाए और z आपका 1 ही रहे, तो मैं ये कहूँगा रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट, ये फर्स्ट ऑर्बिट का हो गया, रेडियस सेकंड ऑर्बिट का कितना हो जाएगा 0.529 इंटू एन की वैल्यू कितनी पुट करोगे बेटा 2, यानी कि रेडियस क्या होगा, बढ़ गया। तो जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा, बढ़ता रहेगा। तो ये कंक्लूजन है, नोट में लिख देता हूँ। तो आप ये कहोगे एज वी मूव अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, as we move away from nucleus, radius of orbit increases। तीसरा आ जाओ वेलोसिटी पे, वेलोसिटी निकालेंगे हम। जैसे न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट है, अब किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी उसका फार्मूला मैं लिख रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल टू, तो फार्मूला है इसमें 2 पाई जेड स्क्वेयर बाई NH,
ये फार्मूला है। अब देखो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 की, पाई की, ई की और एच की वैल्यू पुट करके, तो यहाँ मैं इक्वल टू बना देता हूँ इसको वी नोट। तो मैं इसमें लिख रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल टू वी नोट इंटू जेड बाय एन। ये फार्मूला आपके पास हो जाता है। किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालोगे तो ऐसे आप निकालोगे। और वी नोट क्या है बेटा, ये आपके पास आ गया वी नोट। देखो वी नोट की वैल्यू ये है, वी नोट की ये वैल्यू है। तो वी नोट आप कहोगे वी नोट इज द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। वी नोट क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट। पहले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होगी ना उसको हम वी नोट बोल रहे हैं। और ये वी नोट होगी कितनी भाई, 2.18 इंटू 10 की पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू हो जाएगी वेलोसिटी इन फर्स्ट ऑर्बिट। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना हाइड्रोजन के केस में, हाइड्रोजन के केस में आप तो देखोगे कि पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ये होगी और दूसरे में एन की वैल्यू 2 पुट कर दो। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे मैंने जो फार्मूला लिखा है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 की पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड इंटू जेड बाई एन। तो अगर मैं ये कहूँ कि z 1 हो जाए और n 1 हो जाए तो वेलोसिटी फर्स्ट ऑर्बिट की कितनी होगी, 2.18 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड हो गई। बिल्कुल। अब मैं ये कह जाऊँ कि इसमें अगर z तो एक ही रहे और n 2 हो जाए, ये देखो ये केस मैंने बनाया है, तो वेलोसिटी सेकंड ऑर्बिट की कितनी हो जाएगी बेटा, 2.18 इंटू 10 की पावर 8 इंटू 1/2, हाफ नहीं हो जाएगी। तो वेलोसिटी दूसरे ऑर्बिट में कितनी हो जाएगी, आप ये कहोगे 1.9 इंटू 10 की पावर 8, सॉरी सेंटीमीटर पर सेकंड है, सेंटीमीटर पर सेकंड, तो ये सेंटीमीटर पर सेकंड। तो पहले ऑर्बिट की वेलोसिटी ज़्यादा है कि दूसरे की, आप देखो पहले ऑर्बिट की ये वेलोसिटी है हाइड्रोजन के केस में, और दूसरे ऑर्बिट की वेलोसिटी ये आई, यानी कि दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। तो इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते रहेंगे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होती रहेगी, डिक्रीज। तो नोट में यहाँ पे लिख रहा हूँ, as we move away from nucleus, velocity of electron decreases। जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते रहेंगे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होती रहेगी, डिक्रीज होती रहेगी। ये है भाई। उसके बाद तीसरा पॉइंट देखेंगे। तीसरा पॉइंट कहता है कि न्यूक्लियस के बाहर जो ऑर्बिट है ना उनकी एनर्जी, अलग अलग ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है, डेफिनेट है, चेंज नहीं होगी बार बार। तो मैं ये कह रहा हूँ कि तीसरा पॉइंट, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट इज डेफिनेट एंड डू नॉट चेंज कंटिन्यूसली। न्यूक्लियस के बाहर जो ऑर्बिट हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो डेफिनेट होगी, या ऑर्बिट की एनर्जी डेफिनेट है, वो एनर्जी बार बार चेंज नहीं होगी, डू नॉट चेंज कंटिन्यूअस। तो जो एनर्जी होती है वो फिक्स एनर्जी होती है। ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है, ऑर्बिट की एनर्जी होगी बेटा फिक्स। इस फिक्स एनर्जी के लिए मैं एक वर्ड यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज का मतलब कोई डेफिनेट एनर्जी है, बार बार चेंज नहीं होगी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बार बार चेंज नहीं होगी, एनर्जी क्या होगी, फिक्स होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखो भाई। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि जैसे फोर्थ पॉइंट है, ये जैसे आपके पास न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट हो जाते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट है न्यूक्लियस के बाहर। जैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, जैसे ये पहला ऑर्बिट हो गया, ये दूसरा ऑर्बिट है, तीसरा,
अलग अलग ऑर्बिट के अंदर एनर्जी अलग अलग है और वो एनर्जी फिक्स है, बार बार चेंज नहीं होगी, क्वांटाइज्ड है एनर्जी। अगर इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो इसकी एनर्जी वही बनी रहेगी, वो एनर्जी चेंज नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन ऐसे ही मूव करता रहेगा, एनर्जी ना तो लूज करेगा ना गेन करेगा। यानी कि जब तक इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में रहेगा उसकी एनर्जी वही बनी रहेगी, ना तो वो इलेक्ट्रॉन उस अपनी एनर्जी एमिट करेगा मतलब छोड़ेगा एनर्जी, और ना ही अब्जॉर्ब करेगा। ऐसे ही दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है तो एनर्जी उसकी वही बनी रहेगी जो इस दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी है, जब तक इसमें रहेगा। तीसरे ऑर्बिट में रहेगा तो वही एनर्जी बनी रहेगी। अब जैसे एनर्जी किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की डेफिनेट होती है, ऐसे ही एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड होता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि लाइक एनर्जी की तरह, लाइक एनर्जी एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बेटा, MVR होता है। M फॉर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, V इज द टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, R इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो एनर्जी की तरह एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट इज फिक्स, विच फिक्स की जगह ना एक वर्ड हम डेफिनेट यूज करें, विच इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। ये है भाई एनर्जी की तरह एंगुलर मोमेंटम भी। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मास वेलोसिटी, टेंजेंशियल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन V टेंजेंशियल वेलोसिटी, R क्या है, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसे एनर्जी फिक्स होती है, क्वांटाइज्ड होती है, ऐसे ही एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज होता है। और वो कितना होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, h/2π का। यानी कि मैं कहूँगा NH/2π, और n क्या है, कोई इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। तो मैं ये कहूँगा कि जो MVR है, MVR क्या बेटा, एंगुलर मोमेंटम, डैट इज इक्वल टू NH/2π। h क्या है इसमें, प्लैंक्स कांस्टेंट। n क्या है, कोई इंटीजर है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। और MVR क्या है, MVR इज एंगुलर मोमेंटम। तो ये नहीं है कि किसी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कुछ भी हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू फिक्स रहेगी। यानी कि जैसे मैं कहूँगा ये है भाई NH/2π, यानी कि अगर मैं कहूँ ना N1 हो गया मतलब फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, आप ये कहोगे MVR इज इक्वल टू h/2π। n जब 1 हो जाए, n जब 2 हो जाएगा तो मैं क्या कहूँगा, एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, 2h/2π। यानी कि ये कहोगे h/π, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। ऐसे अगर n की वैल्यू 3 हो जाए तो एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होगा, 3h/2π। यानी कि जैसे किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डेफिनेट होती है किसी ऑर्बिट में, ऐसे ही एंगुलर मोमेंटम जो होगा इलेक्ट्रॉन का, उसकी वैल्यू भी फिक्स होगी, क्वांटाइज्ड होगी। ऐसा नहीं है कि उसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी या उसकी वैल्यू कुछ भी हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका, 2 पॉइंट और बच जाए, उसके बाद हम इसकी कुछ यूज़फुलनेस पढ़ेंगे, वो कल हम पढ़ेंगे बेटा, क्योंकि आज के लेक्चर में इतना आपके लिए सफिशिएंट है। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे आपके पास 5वां पॉइंट। 5वां पॉइंट को समझो कि जैसे ये आपके पास है न्यूक्लियस और ये है ऑर्बिट। जैसे इलेक्ट्रॉन इस फर्स्ट ऑर्बिट में है, मान लिया सपोज ये आपके पास फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो ये ऐसे ही मूव करता रहेगा, इसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो उस दौरान ना तो ये एनर्जी एमिट करेगा और ना ही एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, तो इसी ऑर्बिट में ये मूव करता रहेगा। तो इसको हम इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट बोलते हैं या इलेक्ट्रॉन की नॉर्मल स्टेट बोलते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हम इसको कहेंगे कि when electron in normal state नॉर्मल स्टेट को और क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, देन इट डज नॉट एमिट और अब्जॉर्ब एनर्जी।
जब तक इलेक्ट्रॉन जैसे इस पहले ऑर्बिट में रहेगा तो ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना एमिट करेगा, तो इसी ऑर्बिट में मूव करता रहेगा। और ये इसकी नॉर्मल स्टेट है, जिसको और भी हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट बोल देंगे इलेक्ट्रॉन की। 6th पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है भाई। देखो जैसे ये आपके पास हो जाता है कोई एटम, और जैसे ये आपके पास ऑर्बिट हो गए, पहला हो गया, दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। मैं कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन ना किसी समय पे यहाँ पहले ऑर्बिट में है, इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में है और इसके ऊपर हमने एनर्जी डाली, एनर्जी डालेंगे। और एनर्जी किस पे डिपेंड करती है बेटा, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। यानी हमने इस पे एनर्जी डाली, लाइट डाली किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की। अब आपको ये पता है जैसे ही एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसकी एनर्जी ये तो नहीं रहेगी। मान लिया इसकी कुछ एनर्जी है और कुछ एनर्जी आपने बाहर से दे दी, तो ये अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बाहर की एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेगा। गेन करने के बाद सपोज ये क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन ना इस तीसरे ऑर्बिट में चला गया, क्योंकि तीसरे ऑर्बिट की एनर्जी ज़्यादा है, दूसरे की कम है और पहले की और भी कम है। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती रहेगी। यानी कि मैं कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन की जो भी एनर्जी थी ना पहले ऑर्बिट में, आपने बाहर से एटम के ऊपर एनर्जी का सोर्स डाला कुछ भी, जैसे इस एटम को गर्म किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, एनर्जी का कुछ भी सिस्टम आपने या सोर्स यूज़ करा, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है कि यहाँ से एनर्जी गेन करने के बाद ये तीसरे ऑर्बिट में जंप कर गया। ये 3rd ऑर्बिट है और ये कौन सा ऑर्बिट है, ये 1st ऑर्बिट है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इसने कितनी एनर्जी ली होगी, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उसने कितनी एनर्जी ली होगी, जो तीसरे और पहले ऑर्बिट के एनर्जी का डिफरेंस है ना, उतनी एनर्जी इसने क्या की होगी, गेन की होगी। तो ये जो 3rd ऑर्बिट है ये इसकी फाइनल स्टेट है। इस फाइनल स्टेट में जो भी इलेक्ट्रॉन गया है, इलेक्ट्रॉन मूव करा है ना यहाँ, तो कहाँ से, पहले से। तो ये जो फाइनल स्टेट है जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसको हम एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। दिस इज नोन एज एक्साइटेड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि नॉर्मली तो ये था नहीं यहाँ पे, नॉर्मली तो 1st ऑर्बिट में था, कुछ एनर्जी आपने डाली तो इलेक्ट्रॉन जंप कर गया। सपोज वो तो दूसरे में भी जा सकता है, 4th में भी जा सकता है, सपोज ये तीसरे ऑर्बिट में जंप कर गया। तो अगर कोई आपसे ये पूछ ले भाई इसने कितनी एनर्जी ली होगी इलेक्ट्रॉन में ताकि ये तीसरे ऑर्बिट में जंप कर गया, तो ये मैं कहूँगा कि एनर्जी जो पहले ऑर्बिट की थी और जो एनर्जी तीसरे ऑर्बिट की थी, तो इन दोनों का डिफरेंस नहीं हो जाएगा। तो मैं ये कहूँगा एनर्जी ऑफ फाइनल ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ इनिशियल ऑर्बिट डैट इज इक्वल टू डेल्टा ई। तो ये इन दोनों में एनर्जी का क्या है, डिफरेंस हो जाता है। इन दोनों में एनर्जी का क्या है, डिफरेंस। या मैं ये भी कह सकता हूँ डेल्टा ई इज इक्वल टू E3 माइनस E1। तो तीसरे ऑर्बिट में और पहले ऑर्बिट में जो एनर्जी का डिफरेंस है उतनी ही एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन ने ली होगी ताकि ये पहले से इसमें तीसरे ऑर्बिट में जंप कर जाए। और कितनी फ्रीक्वेंसी की इसने वेवलेंथ ली या कितनी लैम्डा की इसने ली हमने वो भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको ये पता है बेटा E इज इक्वल टू एच न्यू, और न्यू की वैल्यू भी पता है। इसको हम कैसे लिखेंगे, E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, बिकॉज न्यू क्या होता है, न्यू होता है सी बाय लैम्डा। तो मैं ये कहूँगा डेल्टा ई अगर आपको निकालना है इन दो ऑर्बिट के बीच में, पहले और तीसरे ऑर्बिट में एनर्जी का डिफरेंस निकालना है, तो ये मैं कहूँगा एच सी बाय लैम्डा। और कितनी फ्रिक्वेंसी इसने ली थी या कितनी वेवलेंथ इसने ली थी वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे एच सी बाय डेल्टा ई। ये है बेटा, यानी कि जब यहाँ पे ऑर्बिट पहले ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में था, कुछ एनर्जी आपने डाली, सपोज ये तीसरे में चला गया तो एनर्जी लेके जाएगा बेटा। कितनी एनर्जी ली बाहर से, जितना तीसरे और पहले में एनर्जी का डिफरेंस है उतनी ही एनर्जी ये गेन करेगा। और अगर मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन तीसरे से दोबारा पहले में जंप कर गया तो उस दौरान ये एनर्जी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा है, अब्जॉर्ब कर ली तो ये कहाँ चला गया, एक्साइटेड स्टेट में। और जब ये एमिट करेगा तो फिर मतलब तीसरे ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी एनर्जी छोड़ दे कुछ और पहले में जंप कर जाए, फिर एनर्जी क्या करेगा, ये एमिट करेगा। दोबारा समझो, पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन था, कौन तो एनर्जी लेके तीसरे में जंप कर गया एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल होता है, मान लिया ये एनर्जी एमिट करेगा, एमिट करने के बाद पहले ऑर्बिट में आया तो एनर्जी फिर एमिट करेगा ना, ये तीसरे से पहले में आएगा तो एनर्जी को क्या करेगा, एमिट करेगा। और कितनी एनर्जी इसने अब्जॉर्व करी थी पहले से तीसरे में जाने के लिए, जो तीसरे और पहले ऑर्बिट में एनर्जी का डिफरेंस था उतनी ही एनर्जी इसने ली थी
और जब ये तीसरे से पहले में आएगा उतनी ही एनर्जी ये छोड़ देगा ताकि ये पहले ऑर्बिट में आ सके। तो कितनी एनर्जी इसने अब्जॉर्व करी थी पहले से तीसरे में जाने के लिए वो हम निकाल सकते हैं। कैसे? इन दोनों ऑर्बिट के बीच में, तीसरे और पहले ऑर्बिट के बीच में जो आपको एनर्जी है ना पता है इनकी, भाई तीसरे की एनर्जी कितनी है, पहले की कितनी है, उन दोनों को माइनस कर दो, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल। और कितनी फ्रीक्वेंसी या कितनी वेवलेंथ की इसने लाइट अब्जॉर्व करी थी वो भी हम निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं यहाँ से, यानी कि डेल्टा इज इक्वल टू एच न्यू, न्यू निकालेंगे तो डेल्टा ई बाई एच, और अगर लैम्डा निकालना है तो लैम्डा एच सी बाई डेल्टा ई। तो बेटा ये थे आज का हमारा बोर मॉडल ऑफ एटम। दोबारा समझ लो इसके पॉइंट एक बार। मैंने ये बताया है कि न्यूक्लियस के बाहर बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियस के बाहर बहुत सारे क्या होते हैं, एक बार आपको दोबारा समझा देता हूँ ये सारे पॉइंट इसके। देखो मैंने ये बताया था, एक तो लिमिटेशन हमने पढ़ी थी, उसके बाद बोर के मॉडल बताए हैं कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं किसमें, सर्कुलर ऑर्बिट में। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आप देखोगे उसके बाद कि न्यूक्लियस के बाहर बहुत सारे सर्कुलर ऑर्बिट हैं, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सराउंडिंग दी न्यूक्लियस। इनको हम क्या बोल रहे हैं, एनर्जी लेवल बोल रहे हैं, क्योंकि इन ऑर्बिट की एनर्जी अलग अलग है। इनको स्टेशनरी स्टेट भी बोला गया है, क्योंकि स्टेशनरी स्टेट का मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन फिक्स है, इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहा है, बट जो ऑर्बिट जिसमें वो मूव कर रहा है ना, उस ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है, स्टेशनरी है, वो बदलेगी नहीं बार बार। तो इन ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, ऑर्बिट का रेडियस है, वेलोसिटी है, वो हम निकाल सकते हैं। एनर्जी निकाल लेंगे इस फार्मूले से, माइनस आर एच बाई एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाता है, जैसे एनर्जी का आपको बताया था, चेक कर लेना इसको। उसके बाद दूसरा बताया था आपको, रेडियस निकाल सकते हैं किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की, ए नोट इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। और ए नोट क्या था आपको बताया था, ए नोट ये आपका हो जाता है जो रेडियस है, एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर। तीसरा वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं किसी भी ऑर्बिट में, वी नोट इंटू जेड बाई एन। जैसे यहाँ पे ए नोट पहले ऑर्बिट का रेडियस था, ऐसे ही वी नोट पहले ऑर्बिट जो है ना, हाइड्रोजन एटम के केस में पहले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है वो इतनी होती है। पहले की पता है तो बाकियों की निकाल लो, जेड बाई एन से निकाल सकते हैं। उसके बाद बताया था जैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स होती है, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम भी क्या होता है, फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होगा बार बार। और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच ओवर 2 पाई। उसके बाद आपको बताया है जैसे इलेक्ट्रॉन जब तक अपनी नॉर्मल स्टेट में रहेगा, ग्राउंड स्टेट में, तो वो ना तो एनर्जी एमिट करेगा और ना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। लास्ट आपको बताया है कि जब इलेक्ट्रॉन पहले से तीसरे में या पहले से चौथे में या पहले से पांचवें में, किसी में भी, ये तो एग्जाम्पल लिए हैं, जब इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होगी, इसको ट्रांजिशन बोलते हैं, जैसे पहले से तीसरे में चला गया तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि ये एनर्जी में जा रहा है। पहले में एनर्जी कम थी, तीसरे में जाएगा ज़्यादा एनर्जी वाले में, तो बाहर से एनर्जी लेगा। कितनी एनर्जी ली, जितना तीसरे और पहले के बीच में डिफरेंस था वो एनर्जी उसने गेन करी। और कितनी फ्रीक्वेंसी की उसने लिया, कितनी वेवलेंथ की ली, वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कल वाले मॉडल में हम पढ़ेंगे बेटा, एक तो कुछ बोर मॉडल के एडवांटेज पढ़ेंगे और इसकी कुछ लिमिटेशन पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। इसको बड़े अच्छे से करने हैं, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल स्कूल में पूछे जाते हैं, और स्कूल में इसको एज ए ये भी पूछ लेते हैं कि व्हाट आर द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर थ्योरी। थैंक यू स्टूडेंट्स।